मित्रों, आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से संबंधित एक चैप्टर पर बात कर रहा हूं। मैं इसको कहते हैं संघवाद और आपातकालीन प्रावधान, फेडरलिज्म एंड इमरजेंसी प्रोविजन। यहां पर हम अभी संघवाद पर बात करेंगे और ये 3 सेक्शन में ये वीडियो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संघवाद, फेडरलिज्म। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। मित्रों, जिस बात के लिए भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में, उसी बात के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा यूनियन और अमेरिका में फेडरेशन। उनका फेडरेशन और हमारे यूनियन में क्या अंतर है, ये हम बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल उल्टी बात है। उनका फेडरेशन उनके राज्यों के आपसी समझौते के बाद केंद्र बना है वहां पर, और हमारा यूनियन के बाद राज्य बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व के अनेक देशों में फेडरलिज्म है, संघवाद है। ऐसा कौन सा कॉमन फीचर है जिससे किसी देश को समझा जाए कि वहां संघवाद चलता है? जैसे संघवाद की पहली विशेषता 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों की सरकार। अब देखते चलेंगे आप, भारत के संविधान में क्या 2 स्तर है? भारत के संविधान में 3 स्तर है हमारी सरकारों का। केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, स्टेट्स गवर्नमेंट, और स्थानीय सरकारें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस विशेषता की क्राइटेरिया में हमारा देश है, यानी संघवाद की पहली विशेषता यहां लागू होती है। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है, भारत का संविधान लिखित है। आप जानते हैं, संविधान सभा थी, प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना। इसमें आर्टिकल हैं जिन पर बाद में बात होगी, अनुच्छेद है, शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, पार्ट्स हैं, भाग हैं, और अमेंडमेंट हैं, संशोधन हैं। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। अलिखित संविधान भी होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का, तो वहां पे संघवाद नहीं होगा। जहां लिखित संविधान होगा वहीं संघवाद होगा। पहली विशेषता हुई 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों की सरकार। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर बटा हुआ रहना चाहिए। संघवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, पावर बटा हुआ रहना चाहिए। भारत के संविधान में पढ़ेंगे आप, खास करके केंद्र राज्य संबंधों में हम बात करेंगे जब आपसे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर विधि निर्माण की शक्ति केवल हमारी पार्लियामेंट को है, हमारी संसद को है। उदाहरण के तौर पे 97 विषयों पर भारत में पार्लियामेंट कानून बनाती है। 97 सब्जेक्ट पर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट कानून बनाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, डिफेंस, प्रतिरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, शेयर मार्केट, बंदरगाह, बैंक, जनगणना, सेंसस, इस तरह से मुद्रा, करेंसी, एयरवेज, हवाई मार्ग, फॉरेन ट्रेड, इस तरह के 97 विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको है? पार्लियामेंट को है। संसद कानून बनाती है और भारत के अधीन जितने क्षेत्र हैं सबों पर वो लागू होता है।
हालांकि आप पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में कि 88th अमेंडमेंट द्वारा 3 विषय इसमें जोड़े गए थे यूनियन लिस्ट में, जो 92A, B, C करके आते हैं। जैसे पहला जोड़ा गया था कि अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर टैक्स, इंटरस्टेट ट्रेड में टैक्स। दूसरा, माल के पारेषण पर टैक्स। और तीसरा, सर्विस टैक्स। तो दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, यानी स्टेट के अंदर ये होता है। जैसे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस के कानून स्टेट बनाती है। और इस तरह से कारागार, जेल के कानून, भूमि लैंड के कानून, इस तरह से बाजार एवं मेले, मार्केट एंड फेयर के कानून, गैस, एलपीजी, गैस सिलेंडर का कितना दाम होगा ये स्टेट तय करता है। इसलिए आप देखते होंगे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें होती हैं। शराब, अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर विधि निर्माण की शक्ति स्टेट को है, पार्लियामेंट को नहीं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, सिनेमा। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं क्या बात कर रहा हूं, इन सारे विषयों पर कानून कौन बनाता है? स्टेट। राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब हैं 61। इन पर विधि निर्माण की शक्ति किसको है? राज्य को। आपने देखा संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। एक तीसरा भी है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें पहले 47 विषय थे, अब जाकर के 52 विषय हैं। इन पर पार्लियामेंट को भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है और राज्य विधानमंडल को भी। जैसे क्रिमिनल लॉ, दंड विधि, सीआरपीसी, अपराध प्रक्रिया संहिता, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन, औषधालय, डिस्पेंसरी, स्वच्छता, सैनिटेशन, प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद, इन सारी चीजों पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को भी है और राज्य विधानमंडल को भी। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को वहां से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया, तो वो जो 66 विषय था राज्य सूची में, वो हो गया 61। और ये समवर्ती सूची में 47 से 5 बढ़ गया 52। ये कौन विषय? एजुकेशन, शिक्षा, जो पहले राज्य सूची में था। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में कंकरेंट लिस्ट में आया। ऐसे 5 कौन कौन? एजुकेशन, वेट एंड मेजर, माप तौल, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और वन और वन्य जीवन, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंकरेंट लिस्ट। तो 3 विषय हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं। संघवाद की पहली विशेषता थी 2 अथवा 2 अधिक स्तरों की सरकार। दूसरी विशेषता लिखित संविधान। तीसरी विशेषता पर मैं बात कर रहा हूं कि शक्तियों का विभाजन। संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। और अगर उन दोनों में एक टकराहट हो गया, केंद्र राज्य संबंधों में डिटेल बात होगी इस पर, कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर टकराहट हो गई तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है, इफ देयर शैल बी डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी इफेक्टिव। सिंपल बात है कि दोनों में अगर मतभेद हुआ तो
संसद द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी होगा। इन 3 के अलावा कुछ और विषय है जिसको कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट विषय, जिन पर विधि निर्माण की शक्ति केवल पार्लियामेंट को है। कहने का मतलब कि जो विषय तीनों लिस्ट में नहीं है, न वो संघ सूची में वर्णित हैं, न वो राज्य सूची में हैं, न वो समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में हैं, इन तीनों से भिन्न जो आएंगे वो कहलाएंगे अवशिष्ट विषय, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। जैसे आप देख लीजिए, ये होता है साइबर लॉ, कंप्यूटर से संबंधित कानून। इस पर विधि निर्माण की शक्ति किसको है? पार्लियामेंट को। तो 3 विशेषता पर बात हुई। 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों की सरकार, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। चौथी विशेषता न्यायालय का प्राधिकार, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स, संघवाद की चौथी विशेषता। न्यायालय के प्राधिकार से हमारा तात्पर्य है कि जो भी चीजें होंगी, विवाद होंगे, वो कोर्ट के अधीन होगा। और संघवाद की अंतिम विशेषता संवैधानिक सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। इन 5 विशेषताएं, संघवाद की 5 कॉमन फीचर्स के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि भारत के संविधान में संघवाद की विशेषता है। इसलिए भारत का संविधान संघवाद पर आधारित है, फेडरल नेचर का है। किंतु फेडरेशन का आदर्श उदाहरण है अमेरिका। अब इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में अंतर है। भारत के संघवाद और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है? पहली विशेषता देखिए, भारत में, अमेरिका से लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिकन फेडरेशन में डबल सिटीजनशिप है, वहां दोहरी नागरिकता है। वहां राज्य की भी नागरिकता होती है और केंद्र की भी। दूसरा अंतर, भारत में शक्तियों का विभाजन है और बांटा हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और वहां पर सभी विषयों में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, अमेरिका में। तीसरी बात, भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केवल पार्लियामेंट को है। अमेरिका में अवशिष्ट विषय पर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून स्टेट बनाते हैं। अगली बात, भारत का राज्य केंद्र के बाद बना है। पहले यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र, बाद में राज्यों का अस्तित्व हुआ है। अमेरिका में 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स मेड यूएसए, 13 स्वतंत्र राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनाया था। बाद में वो जाकर के 50 हुए। इसलिए भारत में पहले केंद्र बना, बाद में राज्यों का अस्तित्व आया। अमेरिका में पहले राज्य बने, उन्होंने केंद्र बनाया। इसलिए अगला अंतर, भारत में राज्यों को यूनियन से, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो। अमेरिका में स्टेट को पावर है कि वो अलग हो सकता है। ये फेडरेशन यूएसएसआर में भी था, सोवियत संघ में भी था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस समय गर्बाचेव वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और 15 टुकड़ों में बट गया वो, क्योंकि स्टेट को यूनियन से वहां भी अलग होने का अधिकार था। कभी अमेरिका भी 15 नहीं 50 टुकड़ों में बट सकता है। लेकिन गर्व कीजिए भारत के संविधान निर्माताओं पर, भारत में राज्यों को भारत से अलग होने की शक्ति नहीं है। ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख है।
अब इन इंडियन फेडरेशन, अमेरिकन फेडरेशन के बाद बातें ये हुई कि भारत के संविधान में संघीय स्वरूप है, लेकिन हमने फेडरेशन अमेरिका के फेडरेशन से नहीं लिया। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। फेडरलिज्म इन इंडिया has been inspired by Constitution of Canada. कनाडा के संविधान से, कनाडा के संघीय नेचर से, फेडरल नेचर से भारत के संविधान का फेडरल नेचर प्रभावित होता है। अब अंतिम बात कि भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक। जैसे यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, ये संघात्मक है। तो भारत का संविधान मूलतः फेडरल नेचर का है, यानी 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार है यहाँ, लिखित संविधान है यहाँ, शक्तियों का विभाजन हो चुका है, कानून बनाने की अलग अलग शक्ति है, न्यायालय का प्राधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 99% हमारा संविधान फेडरल है, किंतु विशेष परिस्थितियों में भारत का संविधान संघीय नहीं रह जाता, एकात्मक हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन व्यवस्था। तो आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी प्रोविजन, जिसका उल्लेख एक सेपरेट वीडियो में मैं करूंगा, के अंतर्गत हम विधि निर्माण की शक्ति को विराम देते हैं, पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो जाती है, राज्यों के विधि निर्माण की शक्ति रोकी जाती है। इसका डिटेल्स हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन में नेक्स्ट वीडियो में।